पहला शेल 1s है, फिर क्या है 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s, फिर आता है 3p, फिर 3d एंड सो ऑन। ऐसे आता है। हमने ये अभी पिक्चर बनाई थी माइंड में, 5-10 साल चला, लेकिन अब एक और डिस्कवरी हो गई। नहीं, इसमें एक और चेंज हो गया। क्या है वो? कहता कि सब शेल में आगे और छोटे शेल होते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑर्बिटल्स। सब शेल में और स्मॉलर शेल मिल गए जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो लास्ट स्टेप आ गया हमारा। शेल में सब शेल में क्या है? ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल में घूमते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, आज का लेक्चर है सारा ऑर्बिटल क्या हैं, कैसे भरे जाते हैं, कौन से रूल्स हैं, फिर हम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लें। ठीक है, तो ऑर्बिटल समझो। ऑर्बिटल्स क्या हैं? हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है भी किसी की पोजीशन एंड मोमेंटम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। अगर ऐसा है तो हमने इसे फॉलो किया, इसे फॉलो करके अपना कॉन्सेप्ट जो है शेल सब शेल वाला चेंज किया। हमने क्या कहा? हमने ऐसे कहना स्टार्ट कर दिया कि जैसे 1s है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो 1s के दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे वो किसी भी एक्सिस के लॉन्ग जा सकते हैं। हो सकता है एक्स के लॉन्ग चल जाए, हो सकता है वाई के लॉन्ग चल जाए, हो सकता है जेड के लॉन्ग। ऐसे ही घूमेगा बेटा। कोई भी एस में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक शेल, जल्दी आओ, एक ही सर्कल है कि उसी में घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे न्यूक्लियस है ऐसे चक्कर काटे, एक्सेप्टेड है, ऐसे चक्कर ले ले, एक्सेप्टेड है, ऐसे चला जाए, एक्सेप्टेड है, कैसे भी चला जाए। अगर ऐसे होगा तो इसका मतलब 3D मॉडल है एटम का, और 3D में सेंटर पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपको कभी यहां दिखेगा घूमता हुआ, कभी यहां आ गया। अगर ये चक्कर काटा, अगर ये चक्कर काटा तो कभी यहां आ गया, कभी यहां आ गया। अगर ऐसे चक्कर काटा तो कभी यहां, कभी यहां। इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल शेप है, एक रीजन है, एक स्फीयर है इमेजिनरी, जिसके अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए कहीं भी दिख सकता है। कोई एक्स एक्सिस पे दिख सकता है, कभी वाई पे दिख सकता है, कभी ऊपर दिख सकता है, कभी नीचे, है ना, ऐसे बोलना। और अगर हम एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ कर दें, इमेजिनरी बाउंड्री, तो हम ये कह सकते हैं भी न्यूक्लियस के राउंड इस सफियर में इलेक्ट्रॉन दिखने के चांसेस हैं। वो भी चांसेस बताएंगे कितने? 90 से 95%। 5% हमने उसमें भी अनसर्टेनिटी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कभी थोड़ा सा उसे जंप लगे, शॉक लगे, इलेक्ट्रॉन कभी हिल जाए अपनी जगह से, और वो ऐसे हो जाए कि इधर थोड़ा सा ज्यादा चला गया, इधर से थोड़ा सा कम रह गया। हो सकता है ना ऐसे, फिर ठीक हो जाएगा दोबारा से। इधर थोड़ा सा ज्यादा चक्कर लंबा चला गया, इधर इधर से कम रह गया था, फिर से अपने आप को दोबारा सेट कर लेता है। बीच बीच में जंप लग सकते हैं, जिसकी वजह से हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ की कि अगर इसके अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, तो मैं क्या करूं, इसका ऐसे एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ कर दूं, ऐसे कर देंगे। और ये इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब एक रीजन है स्पेस का 3 डायमेंशनल, और हम ये कहेंगे कि इसके अंदर अंदर रहने के चांसेस हैं, वो भी कितने हैं? 90 से 95%। 5% मैंने इसकी बात मान ली, मैंने क्या छोड़ दिया? अनसर्टेनिटी। जिसकी वजह से आज से हम ऐसे बात करेंगे भी ऑर्बिटल एक ऐसी स्पेस है न्यूक्लियस के राउंड, ठीक है 1s में ही घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन हाँ उसके राउंड एक्स वाई जेड सारी जगह उसे इस 3 डायमेंशनल स्पेस को, 3 डायमेंशनल रीजन को, एक इमेजिनरी बाउंड्री को, जिसके अंदर होने के चांसेस अभी भी 100% नहीं रख रहा मैं, कितने रख रहा हूं? 90। कभी कभी ये हो सकता है ऐसे ये वाला सर्कल थोड़ा इधर चला जाए, इधर से छोटा रह जाए, इधर बड़ा चला गया, लेकिन फिर से सेट कर लेगा, है ना। 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए गया, फिर वापस आ गया, तो 1 सेकंड के लिए मैं सोच सकता हूँ कि बाहर चला जा सकता है। इस वजह से मैंने 5% क्या छोड़ दी? अनसर्टेनिटी। इससे ये भी खुश हो गया हाइजेनबर्ग, और हमारी बातें जो है ज्यादा इजीली हो गई, ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी भी हाँ ये तो सही बात है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहला तो इसका डेफिनेशन क्या है ऑर्बिटल का? डेफिनेशन ये है कि आज से ऑर्बिटल
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है। आपको कहेगा क्या बोहर का शेल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में था, हम कहेंगे नहीं था। लेकिन क्या ऑर्बिटल है, हम कहेंगे है। तो एक मल्टीपल का क्वेश्चन ये बन जाएगा, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद अनसर्टेनिटी। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज 3-dimensional space around nucleus, 3-dimensional space around nucleus where probability कितनी है, probability of finding the electron, चांसेस बता रहा हूं मैं, वो कितने हैं 90 से 95, जिसकी वजह से ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद कौन सा प्रिंसिपल, अनसर्टेन। 5% हमने छोड़ दिया, अभी कहीं जा सकता है, बाहर चला जाए, लेकिन दोबारा लौट के आ हो जाएगा। और ये जो इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ की, इसे हम क्या कहते हैं, और बात समझ आ गई। इतना ही नहीं, और इसके बारे में आगे डिटेल हमें बताया गया। एक चीज और बताई उसने पहले इतना लिखो, प्रोबेबिलिटी वर्ड समझ आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमने अनसर्टेनिटी रखी है, सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में है। इंपॉर्टेंट और क्या है, फाइनली ये भी बताया भी एक जो ऑर्बिटल है, वन ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड, एक ऑर्बिटल एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर एक टाइम पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। जैसे बोहर तो कहता था ना 8 भी हो जाएंगे, 18 भी हो जाएंगे, तो हमें ऐसे लगने लगा था भी 8 का मतलब एक ट्रेन चल रही है जिसके 8 डब्बे हैं और वो आगे पीछे चले जा रहे हैं। 18 का मतलब ऐसे सोचने लग गए थे। इसने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये कह रहा है भी एक टाइम पे जो एक सर्कुलर पाथ होगा, एक्स या वाई या जेड के लोग, एक टाइम पे एक सर्कुलर पाथ में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमेंगे, इसका रीजन समझो। वो कहता भी एक टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, रीजन ये रहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके राउंड तो घूमते ही घूमते हैं, ये अपने एक्सिस के राउंड भी घूमते हैं। एक्सिस के राउंड कैसे, क्या कभी अर्थ के बारे में सुना है आपने कि अर्थ सन का चक्कर तो काट रही है, लेकिन जिससे दिन रात बनते हैं अपने एक्सिस के राउंड भी घूमती है। वैसे ये कह रहा है भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के राउंड भी घूमेगा, ये खड़ा खड़ा ऐसे भी घूमेगा, अपने एक्सिस के राउंड भी घूमे जा रहे हैं। और वो जो अपने एक्सिस के राउंड घूमता है, इसकी मोशन अलग अलग होएगी। एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा क्या घूमेगा, ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों ऐसा बोला। ये कहता है ऐसा है, अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे ना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनकी डायरेक्शन घूमने की ऑपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टे होंगे। क्या कहीं राइट हैंड थंब रूल सुना है आपने? अगर ये आप पढ़ते हो, चार्ज की डायरेक्शन होती है, ये किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली मैंने इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी। इससे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब नॉर्थ साउथ। इससे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी ऑपोजिट होगा। इसे भूल जाओ अपवर्ड डाउनवर्ड, इतना याद रखो भी क्या ऑपोजिट होगा। अगर ऑपोजिट होगा बेटा, तो एक से मान लेते हैं नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, दूसरा मैं राइट हैंड में नहीं जा रहा, वो 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में ही पता चलेगा आपको। मैं तो सिर्फ इधर में जा रहा हूं भी ऑपोजिट है, ऑपोजिट है तो ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या होगा, साउथ। बताओ क्या नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है बेटा, इधर से साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है। अब ये जो अट्रैक्शन होएगी, ये अट्रैक्शन बैलेंस करेगी क्या था, रिपल्शन को। रिपल्शन कहां से आ गई भी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्जेज हैं, सभी पे नेगेटिव। तो इसने हमें आगे एक्सप्लेन किया, ये कहता भी नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे कैसे रख दोगे, वो तो रिपेल करेंगे, है ना। जैसे वही वाला केस हो गया
कि रदरफोर्ड को पूछा हमने भी ये खींचता क्यों नहीं न्यूक्लियस, तो फिर उसने हमें रीजन दिया भी ये तो घूमेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आएगी, कौन सी, सेंट्रीपिटल। ऐसे किसी ने पूछा भी रिपेल क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉन, तुम एक ही जगह नेगेटिव नेगेटिव रखे जा रहे हो और तुम ये भी कहते हो भी लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भी एक ही जगह पे 8 इलेक्ट्रॉन, एक ही जगह पे 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या सिस्टम बना। तो फिर इसने सोचा भी हाँ ये तो सही है, अभी अगर रिपल्शन है तो कहीं ना कहीं क्या आएगी, अट्रैक्शन। फिर उसके बेस पे इनडायरेक्ट प्रूफ ऐसे निकाला भी एक और रोटेशन है इनकी, ये घूमते होंगे एक्सिस के राउंड, एक्सिस राउंड घूमते होंगे, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते होंगे, जिससे अट्रैक्शन आ जाएगी। अब जितनी अट्रैक्शन है वो किसे बैलेंस कर लेगी, रिपल्शन को। तो अब स्टेबिलिटी आ गई। अब स्टेबिलिटी आ गई तो इसका मतलब एक जगह पे एक सर्कल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, क्योंकि जितनी रिपल्शन होगी बेटा उतनी की क्या करनी पड़ेगी, अट्रैक्शन। इसका मतलब एक और नई चीज हमें माननी पड़ी भी, एक जगह पे जो एक ऑर्बिटल है उसमें 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 8 वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है, 10 वाला कॉन्सेप्ट ही गलत। अगर ऐसा है तो फिर हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है कि रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तभी आएगी अगर एक सर्कुलर पाथ में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हैं। हाँ इनको अलाउड है भी, तुम एक्स के राउंड चल जाओ, वाई के राउंड चल जाओ या जेड के राउंड, ये कहीं भी चले जाएं उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रहेंगे 2, बैलेंस बनेगा। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जितनी अट्रैक्शन है उतनी क्या है, रिपल्शन। हाँ वो एक्स के लॉन्ग भी जा सकते हैं, वाई के लॉन्ग भी, जेड के लॉन्ग। तो ये भी सही है कहानी कि एक रीजन है जिसके अंदर अंदर मिलेंगे। ये भी सही है भी एक जगह पे एक सर्कुलर पाथ में कितने होंगे, 2, क्योंकि अट्रैक्शन विल बी बैलेंस्ड बाय रिपल्शन। क्लियर है बेटा। लेकिन जैसी ये थ्योरी आई तो हमें तो प्रॉब्लम पैदा होगी। कैसे, हम तो कह रहे हैं जो पी सब शेल है, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, 6 भर रखे हैं हमने। तो फिर ऑब्वियसली 6 तो हो नहीं सकते भी एक में, तो फिर उस सब शेल को आगे कितने हिस्सों में डिवाइड करूं, 6 को, क्योंकि मुझे तो एक में 2 ही रखने हैं। तो हाँ फिर मुझे पेयर्स बनाने पड़े, पेयर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन के सेट बनेंगे। वो 2-2 इलेक्ट्रॉन के सेट अब कैसे बनेंगे वो हमने समझना। मान लो पहला एस है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो फिर एस को तो कोई परेशानी आई नहीं, एस में तो एक ऑर्बिटल बन सकता है। हम कहेंगे एस के इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे, वो 2 एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो घूमते रहेंगे ऐसे, है ना, वो घूमते रहेंगे। हाँ कभी एस के लॉन्ग कभी वाई के लॉन्ग फ्री है, कभी भी जाएं, लेकिन आपस में 2 बैलेंस बना के चलेंगे। पी वाले को परेशानी हो गई, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अब 6 वाला फिर कैसे एडजस्ट करे, उसके कितने पेयर बनेंगे, 3। तो फिर मैं अपनी इमेजिनेशन बता रहा हूं, हो सकता है ऐसे हो कि पी में आगे 3 एक्सिस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, उन्होंने डिवाइड कर लिए हैं। कोई 2 इलेक्ट्रॉन को कह दिया भी तुम तो ऐसे घूमते रहो पी एक्स के लॉन्ग, वो दोनों एक सर्कल ले लिया, वो ऐसे घूमेगा। 2 को कह दिया तुम वाई के लॉन्ग घूमते रहो, और 2 को कह दिया कि तुम जेड के लॉन्ग, तो ऐसे डिवाइड कर दी रीजन। तो हमने बस ऐसे करना है, ऑर्बिटल क्या है कि उसी सबशेल में हिस्से कर देने हैं। कैसे, 2-2 के पेयर बना देने हैं। 2 को कहना भी तुम एक्स के लॉन्ग घूमो, 2 को कह दिया तुम वाई के लॉन्ग घूमो, 2 को कह दिया तुम जेड। न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना की है, एक्स वाले का भी, वाई वाले का भी, जेड वाले का भी, लेकिन हाँ घूमते हुए टकराएंगे, एक्स के लॉन्ग घूमते रहेंगे, वाई के लॉन्ग घूमते रहेंगे, जेड। तो वो 2-2 के पेयर बनाने की वजह से हमें सब शेल के आगे छोटे शेल्स बनाने पड़े, जिन्हें कह दिया ऑर्बिटल। वो सीधा बस 2 से डिवाइड करके आते जाएंगे। अगर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कितने बनाने पड़ेंगे, 3, तो हम कहेंगे इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। ऐसे फिर डी में हमने कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बेटा, 10, तो 10 के हिस्से बनाना फिर 5 पेयर, तो इसके 5, तो ऐसे हम ऑर्बिटल हो जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, टू फाइंड आउट ऑर्बिटल्स, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। पहले यहां तक कोई पूछना डाउट बेटा पूछ सकते हो, यहां तक पूछना है, ये समझ आ गया। तो घूमेंगे उसी जगह पे, लेकिन 2 एक्स के लॉन्ग, 2 वाई के लॉन्ग, 2 क्या होंगे, जेड के। 5 हो जाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे, नेम देंगे उसको डी एक्स वाई वाई जेड, है ना। उसको कैसे डिवाइड करते हैं आगे आ जाएगा। क्लियर है। ये ऑर्बिटल्स हमें वैसे तो पता है, ये भी एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन। 2 के लिए फिर कितने ऑर्बिटल हैं? 1 सफिशिएंट है। लेकिन अगर p सब शेल है, p के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? 3 की। d में कितने आ सकते हैं? 10। 10 के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? 5। f में कितने आ सकते हैं? 14। 4 4 ऐड किए थे, f में 4 और ऐड हो गए थे, 14। 14 में कितने आ सकते हैं फिर? 7 हो जाएगा। लेकिन इसे भी ये हमने सीधा ही निकाल दिया, लेकिन इसे भी एक फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। एक क्वांटम नंबर भी दिया है इसको निकालने के लिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक नहीं आ रहा था, तो एक और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया जो ये बताएगा, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करके बनाया। और वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके यही रिजल्ट देगा। ये हमने सीधे लिख दिए आपको, लेकिन सीधे लिखने नहीं। आपको अगर कहेगा भी एक्सप्लेन करो कैसे आगे, तो तुम ऐसे नहीं ना बताओगे भी 3 पेयर बन गए, तो तुम कहोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है, जो हमें बताता है अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। जो किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब शेल। सब शेल का कौन सा क्वांटम नंबर था जो सब शेल को रिप्रेजेंट करता था? L। L बताता था। L में शेल में क्या बताता था? सब शेल। आज M आ गया, M सब शेल में ऑर्बिटल बताता है। तो सब शेल तो किससे पता चलेगा? L से। आपको कैसे पता चलेगा? S है, तो अब यही इसी से पता चलेगा भी L 0 है। आपको कैसे पता चलेगा? P है, L 1 है। N से तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है 3p हो सकता है 4p हो, तो फिर L से पता चलेगा। अगर L से पता चलता है तो M की वैल्यू -L से लेके 0 होते हुए कहां तक जाएगी? +L तक। ये इसने एक ऐसे फॉर्मूला दिया, ये एक फॉर्मूला दे दिया, और ये चेक कर लेते हैं हम कि हमारा ये सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने पहले ही बना दिए पेयर, तो 2 2 के पेयर है, मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी चलो इसने कोई फॉर्मूला दिया, हम देख लेते हैं अभी क्या सही आता है। -L 0 +L, जैसे n हमने n के लिए L निकाला था 0 से लेके n -1, वैसे ही बन गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज भर के देखते हैं। अगर मान लो आपको कहता है भी फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन S सबशेल, तो आपने आंसर कैसे देना है? आप कहोगे S के लिए L कितना होता है? 0, और M की वैल्यू होती है -L -0 0 n प्लस। लेकिन क्या -0 या +0 का कोई अलग से मीनिंग होता है? 0 ही होता है। तो इसे हम क्या कर लेंगे? हम कहेंगे भी अप्रॉक्स 0 ही कर लो। 0 का मतलब आपको बताया था भी एक वैल्यू है। एक वैल्यू का मतलब कितने ऑर्बिटल हैं? 1 हो जाएगा। तो S का तो सही आ गया। S के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। मैंने भी 1 ही बनाए थे। ऐसे P के लिए देखना हमने 3 बनाए हैं। ये फॉर्मूला लगा के देखना क्या तुम्हारे P 3 आते हैं। P के लिए L कितना लोगे? 1। P सब शेल L आ गया 1, क्या होगा? -1, फिर 0, फिर क्या आएगा? +1। 3 आ गए। तो P के लिए कितने होते हैं? 3। कर लोगे बेटा? ये भी क्लियर हो गया। लास्ट एक D वाले के लिए कर दो। क्या D वाले के लिए मेरे तो 5 आ रखे हैं, क्वांटम नंबर से 5 आते हैं नहीं। D के लिए L कितना है? 2, L 2 है ना। 2 से -2 से 0, लेकिन हमने किया अभी होल नंबर लेने हैं सारे, तो क्या लगता है -2 से 0 बीच में कोई और आएगा? 0 के बाद +2 जाना है, तो अब 2 का मतलब ये है कि बीच में होल नंबर सारे लेने, है ना। तो ऐसे हम अलग से बता सकते। कर लोगे बेटा? क्वेश्चन कैसे बन सकता है? लिखो, एक क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, ट्राई करो। हाउ मैनी m values that is orbitals, how many m values that is orbitals are possible for, how many m values are possible for F subshell? F subshell एक्सप्लेन करना है आपको, सीधा नहीं बताना भी इतना आंसर है।
तो एक्सप्लेन आप ऐसे करोगे भी, एम का फॉर्मूला लोगे फिर बताओ एफ सब शेल। एफ के लिए एल कितना लोगे, लिखो एल कितना है 3, तो अब यहां से स्टार्ट करो कि फॉर एफ एल इज इक्वल टू क्या है 3, एल 3 लेके ट्राई करो। तो -3 बताना कौन कौन सी एम वैल्यूज है, -0। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है भी कौन कौन सी एम वैल्यूज पॉसिबल है, इसे हम कहेंगे इतने एम वैल्यूज हैं, इतने क्या हैं ऑर्बिटल्स। हो जाएगा बेटा, क्लियर है इतना। और लास्ट पे अभी ने फिर ऑर्बिटल में भरना कैसे है, कुछ एक रूल्स हैं फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को भरना कैसे है, पहला रूल है पॉलीज रूल। पॉलीज रूल क्या है, ये मैं बताता भी ऑर्बिटल भरना कैसे है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ये इसी ने बताया, एक्चुअली हमने पढ़ पहले लिया बताया। और ये कहता भी एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, वो भरने कैसे है, बस एक कंडीशन है कि उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। ठीक है, ये कहता है एक ऑर्बिटल आप आज से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक ऑर्बिटल का मतलब एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे हम जिसका एक ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। और वो 2 हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ऊपर वाले को दिखा दो क्लॉकवाइज, नीचे वाले को क्या दिखाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो इसका डेफिनेशन ये रहेगा, डेफिनेशन क्या है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट क्या होगा, स्पिन, विद ऑपोजिट ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। हो जाएगा। और वो ऑर्बिटल हमको ऐसे दिखाना है, हमें एक बॉक्स दिखाना है, एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, ये स्पिन ऑपोजिट है, एक ऊपर है एक क्या है नीचे, अगर ऊपर क्लॉकवाइज है तो नीचे क्या है एंटी क्लॉकवाइज। हो जाएगा बेटा। एक तो ये हमें सिखाएगा कैसे भरना है। दूसरा रूल एक और है, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल हमें बताता है अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल आगे कभी, जैसे पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो पी में 3 हम 3 बॉक्स बनाएंगे भी, जिसके जितने ऑर्बिटल आप उतने बॉक्स बना दोगे। एस के कितने ऑर्बिटल थे, 1, तो एक बॉक्स से काम चल जाएगा। लेकिन पी में चेक करो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के कितने पेयर भरने हमने, 3, तो 3 बॉक्स बना देंगे। ऐसे कोई बताएगा डी के कितने बनाओगे, 5, तो डी के हम 5 बना देंगे। लेकिन ये भरने कैसे हैं, ये तो पता भी एक में 2 आएंगे, लेकिन इसमें आगे प्रॉब्लम ये है कि अगर P1 आता है तो पहले आप 1 भरोगे, अगर P2 आता है तो फिर आप उसी में पेयर नहीं करोगे, क्योंकि नहीं तो रिपल्शन होने लग जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक रिपल्शन नहीं होती बचाओ उसे, जिसकी वजह से पहले आप एक इसे देके एक साथ वाले को दे दो, ज्यादा इजी है ना, नहीं तो रिपल्शन होने लग जाएगी। तो P2 अलग अलग ऑर्बिटल में रखते हैं। ऐसे अगर P3 आ गया तो कैसे भरना है, 3 है, तीनों को एक एक बांट के दे दो, 1 2 3, अभी तक कोई रिपल्शन नहीं आ रही, फायदा हो रहा है हमारा, स्टेबिलिटी ज्यादा। P3 तक ऐसे चल जाएगा, लेकिन क्या P4 तक हम बचा पाएंगे रिपल्शन, फिर तो हमें भरना ही पड़ेगा। तो P4 कैसे करोगे, पहले एक एक ही भरेंगे हम, लेकिन अब हमारी मजबूरी हो गई कि एक तो पेयर करना ही पड़ेगा, तो फिर स्टार्टिंग से पेयर कर दो। वैसे अब किसी को भी कर सकते हो, सारे सही हैं, लेकिन क्लास में हम ऐसे एक रूल बना लेंगे भी पहले ये वाला पेयर करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हो जाएगा।
पहले एक चीज और देख लो, पहले एक एक भरना है, खाली नहीं छोड़ने, ऐसे नहीं करना भी खाली पड़े और एक में ही 2 भर दें। पहले एक एक सबको बांट के देंगे, जब एक एक बंट गया उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग। कहां जो रिपल्शन जब तक हो सकता है हम अवॉइड करें। एक चीज और देख लो, जो भरे हैं उनमें एक चीज और खास बात है, उनकी स्पिन भी क्या रखी है मैंने, सेम, उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज है, तीसरा भी क्या है, क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं करना भी 2 ऊपर भेज दें, नीचे तीसरा नीचे भेज दें, नहीं, तीनों के तीनों सेम, पहले ऊपर भरेंगे बाद में क्या भरेंगे, नीचे। कैसे आप P5 भर सकते हो, कैसे भरोगे देखना, P5 कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। 3 में कैसे भरा जाएगा, पहले एक एक, फिर 2 आएंगे ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे भरेंगे, पहले इसमें आ गया फिर इसमें, हो जाएगा बेटा। और लास्ट P6, पहले 3 हमने हैबिट ही ऐसे बना लेनी है अपनी कि पहले 3 एक एक, फिर क्या कर देना है, पेयर, हो जाएगा बेटा। तो आज हमने ऐसे भरने सीख, कर लोगे। एक बार रूल लिख लेते हैं, रूल क्या है, हंस रूल। डेफिनेशन देखो, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पेयरिंग will not start until we get half filled configuration of electrons with parallel spin। एक बार लिख लो फिर समझते हैं इसे। पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अंटिल वी गेट हाफ फील्ड, वर्ड है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन क्या है, पैरेलल, विद पैरेलल स्पिन। लिख लिया, विद पैरेलल स्पिन। इसका मतलब देखो यहां से समझ आ रहा है, हाफ फील्ड का मतलब जब तक 3 नहीं आते, 6 टोटल है तो हाफ फील्ड क्या हो गया, 3। तो जब तक 3 नहीं आ जाते तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी, तो मैंने भी नहीं की। पहले P1 भरा, P2 P3, अब हाफ फील्ड आ गया। हाफ फील्ड के बाद P4 क्या स्टार्ट करता है, पेयरिंग। और जो हाफ फील्ड भरी है उसमें स्पिन क्या रखी है इलेक्ट्रॉन की, पैरेलल। तीनों की स्पिन क्या भर रहा हूं मैं, सेम। यही आपको ऐसे मल्टीपल बना देगा भी क्या ये हंस रूल एप्लीकेबल हो रहा है, समझेंगे नहीं, तीनों के आने चाहिए, सेम स्पिन के आने चाहिए। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। तो 2 रूल्स हैं जिसके बेस पे आज हम कॉन्फ़िगरेशन, हमने ये तो लिख लिया था भी हाइड्रोजन का इतना है 1:2। आज उसके बॉक्सेस बना के हम भरना भी सीखेंगे भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। इसी से सारा आपका आगे केमिस्ट्री चलेगी, केमिकल बॉन्डिंग, कितने बॉन्ड बनते हैं कितने नहीं बनते, 4 क्यों बनते हैं, 3 क्यों बनते हैं, 5 क्यों बनते हैं, सारी चीज इसी से समझ आएगी, है ना। सारी चीज डिपेंड इस पे करती है, जो कोवैलेंसीज हैं, वेरिएबल कैसे हैं, सारा कुछ इस पे चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। अब हम लिखना सीख रहे हैं, लिखो राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स की टर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं। राइटिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होएगी, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, क्या लिखना सीखे हमने कल तक, 1s1 सीख लिया था। बस आज आप एक इतना करोगे कि 1s1 का मतलब यहां एक ऑर्बिटल दिखा दो, 1s लिख दो, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा बेटा, आज जाते हुए मिल जाना मुझे। 1s में कितने आएंगे, 1 ही आ जाएगा, 1s1, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो चेंज ही करना पड़ेगा ना, हमारे पास तो जो हमारा समझ आ रहा है उसी को बिठाने का फायदा है, ठीक है। 1s2, 1s2, 1s2 में एक बॉक्स है, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 2। इसमें तो एक ही है, तो अलग अलग हंस रूल तो नहीं लग रहा ना एस पे, हंस रूल कहां लगेगा, पी पे। इसमें सीधे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, और एक ऊपर दिखा दो, एक क्या दिखा दो, नीचे, हो जाएगा ऐसे।
ऐसे चेक करो, नाइट्रोजन लिखना है, पहले आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, हीलियम करके कैसे लिखा जाएगा। नाइट्रोजन 7 है, तो बता सिंगले, खड़ा हो, कैसे लिखा जाएगा इसका। हीलियम 2, तुम्हें ये एहसास ही नहीं होता भी कितना जोर लग रहा होता है पढ़ाते हुए, है ना, तुम अपनी बातों में लगे होते हो। 2s2 2p3, 2s2 का मतलब कितने बॉक्स ड्रॉ करें, 2s, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में हर्ट्ज रूल लगाना नहीं, सीधा पॉलीज रूल लगा दो। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। 2p वाला कैसे करें, 3 ऑर्बिटल्स। हाँ, यहां हर्ट्ज रूल की जरूरत पड़ेगी, कैसे भरें, एक एक करके, 1 2 3, ठीक है। क्या इसे देख के कोई ऐसे बता सकता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड, हाँ ये पेयर माना जाएगा, ये क्या माने जाएंगे, अनपेयर्ड। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, हो जाएगा बेटा। तो बस आज थोड़ा सा और एडअप कर लेंगे, जो हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे सीखते थे वो ऐसे लिखेंगे। ये 3 जो अनपेयर्ड हैं हम इसी से निकालेंगे भी ये 3 बॉन्ड बनाने के काबिल है, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लेगा, ये भी पेयर कर लेगा, ये भी पेयर, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, ये 2 कर सकता है। तो तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के ये पेयर हो जाएगा, पेयर पेयर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन है, क्या आपने सुना है NH3 बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है ना, वो सारी चीज इसी से चलेगी, लेकिन अभी वो बाद में लेटर ऑन, पहले हम ये सीख, हो जाएगा ये। अब मैं बोलूं रैंडम, आप बना के देखो क्या बनेगा। पहले ये वाला लिखना है, हीलियम नियोन वाला, फिर ऐसे भर के देखना, ठीक है, ट्राई करो। एल्यूमिनियम Al 13 है एटॉमिक नंबर, नियोन से मेरे ख्याल लिखा जाएगा ये, एल्यूमिनियम 13, नियोन लिखने के बाद नियोन 10 है, क्या ऐसे याद हो गया आपके, ये नहीं याद होता तो 1s2 से स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं। नियोन 10, क्या लिखे इसके बाद, 3s2, 3p क्या होगा, 1। एस के कितने बॉक्स बनाने होते हैं, 1। पी के लिए चाहे भरना 1 है, लेकिन बनाने इकट्ठे हैं 3, याद रखो। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरो, 3s2 का मतलब कितने, 2, लेकिन एक ऑपोजिट स्पिन वाले, एक क्लॉकवाइज, एक, इसमें कितने हैं, 1, तो पहले में भर दो 1। कितने अनपेयर्ड हो गए, 1, ठीक है। फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, फास्फोरस 15 है, क्या नियोन वाला कॉन्फ़िगरेशन बोल सकता है कि नियोन कैसे भरा जाता था आगे, नियोन 10, 3s2, 3p क्या होता है, इसका आर्गन से लिख लें, 18 से, 19 है, चेक करो आर्गन 18 के बाद कैसे लिखें, आर्गन 18, आर्गन कौन से नंबर का गैस है, हीलियम नियोन आर्गन, तीसरे नंबर का, 4s, 4s कितना, 1। आयरन 26 है, तो अब देखना कैसे लिखोगे, सिर्फ बाहर वाले वैलेंस शेल हम भर रहे हैं, सारे भी कह सकता है भरने को, लेकिन हम इजी कर रहे हैं आज एक बार, है ना। आर्गन 18, 4s2, 3d6, ठीक है। थ्री एस के नीचे एक बॉक्स ड्रॉ करके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक ऊपर एक नीचे। 3p के लिए हर्ट्ज रूल लगेगा, 3 है, तीनों ऊपर, पड़ेगा बेटा। 4s के लिए 4s 1,
4s2, 4s में कितने हैं 2, 3d में कितने हैं 6। बताओ 6 में से कितने पेयर होंगे, कितने अनपेयर होंगे, 1 पेयर। पहले हम ऐसे भरेंगे, एक एक भरते जाओ, 2 3 4 5 6 है, तो फिर यहां से दोबारा स्टार्ट करेंगे। कितने अनपेयर्ड हैं, हो जाएगा, कर लोगे ऐसे। लास्ट एक एटॉमिक नंबर 43, एटॉमिक नंबर 43 आर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पहले। एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन वाला, क्रिप्टॉन वाला चल जाएगा। क्रिप्टॉन कितना है 36, क्रिप्टॉन 36। नहीं याद आता तो फिर 1s2 तो है ही है ना, 1s2 2s2 ऐसे स्टार्ट। पहली गैस है हीलियम, ये सीक्वेंस याद हो गया। हीलियम कितना होता है 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86। यहां आता है हीलियम पहली गैस है 2s2p, ये आता है 3s3p, ये आता है 4s4p बीच में 3d, ये आता है 5s5p बीच में 4d। ऐसे याद है। ये किसे याद है 6 वाला, 6s6p बीच में 4f, 7s7p बीच में, ठीक है। तो पहले ये याद करो। इसमें से हमारा 36 क्लोजेस्ट है। अब ये वाला लिख के देखो कैसे आएगा 43 के लिए, लिख लिया कैसे, क्रिश बताओ बेटा। चेक करो अभी। 5s का एक बॉक्स बनाना है, कितने इलेक्ट्रॉन 2, 4d के 5, कितने अनपेयर्ड हैं 5, हो जाएगा। तो ऐसे आयन का लिखना है, तो आयन का सेम जैसे कल बता दिया था, पहले रीअरेंज करो, जो निकल जाएंगे बाहर वाले निकाल दो, उसके बाद बॉक्स ड्रॉ करने हैं, है ना, जो बचेंगे उसके बॉक्स ड्रॉ। जैसे आयरन 2 पॉजिटिव होता, यहां मैंने आयरन लिखा है, आयरन 2 पॉजिटिव पहले से क्या कैसे करते हैं हम, इसे रीअरेंज करते हैं कैसे, 3d6, फिर 2 निकाल देते, निकाल के क्या बच जाता 3d6, उसके हम बॉक्स बना देते। कर लोगे ऐसे, हो जाएगा इतना टॉपिक। एटम लिख लो, घर से करना है कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉ करके देखना है। क्वेश्चन इज ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉ करनी है आज। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, ड्रॉ एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटॉमिक नंबर 15 अप टू 30, एटॉमिक नंबर 15 अप टू 30। फास्फोरस से स्टार्ट करना है, कहां तक भरना है 30 जिंक तक, ठीक है। इतना कर लोगे बेटा ये। अब जीआरबी निकाल लो, आगे डाउट नहीं। जीआरबी करना था आज, 20 एग्जांपल्स नहीं, 40 तक नहीं थे। नेक्स्ट 20 नहीं करने थे बेटा एग्जाम्पल, वो कब करने हैं, कल करने हैं, कल नेक्स्ट 20 करके आओ, फिर तो और पढ़ लेते हैं। अभी एक लास्ट टॉपिक, एक और लिख, एक और छोटा सा टॉपिक लिख, नेक्स्ट लिख लो। है अभी 10 मिनट है, ये 10 मिनट आगे किया हुआ है मैंने, क्योंकि तुम लेट आते हो, है ना, टाइम नहीं देखो, 10 मिनट लेट किया। देखो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। पहला क्वांटम नंबर का टॉपिक लिखो। क्वांटम नंबर कौन कौन से पढ़ लिए हमने, पहला क्वांटम नंबर कौन सा पढ़ा, प्रिंसिपल। तुम्हें बुरा लगता होगा टीचर जो ज्यादा पढ़ाता है, तुम्हें प्लस 2 तक जाते हैं तो समझ आएगी कि कौन अच्छा होता है कौन बुरा होता है ना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सेकंड है एजीमुथल,
क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक। 3 पढ़ लिए बेटा हमने। जनरली ये हमें बताता है शेल्स के बारे में, ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में, ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल्स, है ना, ये हमने पढ़ लिया। लास्ट एक और ऐड कर लो, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक चौथा क्वांटम नंबर और है जिसे कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट करता है। ये सिर्फ इतना बताता है भी एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, बस। इसका किसी से कोई लिंक नहीं है। अगर आपने ऐसे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका मुझसे एस पूछा तो मैं कहता हूं भी हो सकता है ये प्लस हाफ हो। अगर नीचे वाले का पूछा तो मैं क्या कह सकता हूं कि हो सकता है ये माइनस। हाँ ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं भी इसका प्लस ही लेना, इसका माइनस उल्टा ले सकते हैं। हमने ये अज्यूम किया भी अगर ऊपर वाले का प्लस है तो नीचे वाले का माइनस है, अगर ऊपर वाले का माइनस है तो नीचे वाले का प्लस है। हम क्लास में सारे कंफ्यूज ना हो, एक जैसा ले लें। हम ऐसे मान लेते हैं भी ऊपर वाले को हम प्लस ले लेंगे, नीचे वाले को क्या ले लेंगे, माइनस। इसका किसी से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। इसका एक फायदा ये होगा, चारों क्वांटम नंबर मैं लिख सकता हूं। मान लो ये 3p वाला है, हमें कह दे भी 3p के लिए, कल मैंने 2 आपको समझाए थे ना, n और l लिखो, ये हमने कर लिया था, n लिखो और l लिखो। पहले n और l बताओ मुझे, कैसे लिखते थे हम? n लिखते थे 3, l लिखते थे 1, है ना, ये लिख लेते। लेकिन आज 4 अगर लिखने हैं, 4 में से m और s तो सीधा इतना लिख दो, या तो प्लस हाफ है या फिर क्या है, माइनस हाफ। हमें जरूरत ही नहीं क्या होगा क्या नहीं, हम दोनों ही लिख देंगे भी, या तो प्लस हाफ है या क्या है, माइनस हाफ। वो अपने आप समझेगा भी क्लॉकवाइज क्या लेना है। बीच में रह गया m की आप सारी वैल्यूज लिख सकते हो। सारी वैल्यूज कौन कौन सी आ सकती हैं, L1 पे डिपेंड करेगा। L1 के लिए इसका फॉर्मूला लिख देंगे -L 0 + L, -1 0 + 1, ठीक है। तो आज हम चारों क्वांटम नंबर लिख सकते हैं। कल तक 2 लिख सकते थे, आज 2 और ऐड कर लिए। 2 जो ऐड की उनमें से एक तो सिंपल ही है ना, एस तो हमेशा क्या लिखना है, या तो प्लस हाफ या क्या लिखना है, माइनस हाफ। सिर्फ एक है जो फॉर्मूला लगा के लिख देना कि m की वैल्यूज क्या क्या है, -1 0 +, ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये भी बस एक ये सीखना हमने। देखना जैसे 4d दिया हुआ है, क्या आप इसके 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर लिख सकते हो? 4। कल तक 2 पता थे हमें। आपको कहता है 4d 1 या 2 कोई भी है, इलेक्ट्रॉन इज इन 4d, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, बता दो। n कितना होगा, 4, ठीक है, n4, L 2, लेकिन m की वैल्यू हम कहेंगे d के लिए तो सारी पॉसिबल है, -2 -1 0 +1 +2। s के लिए या तो प्लस हाफ है या फिर क्या, हो जाएगा। तो आज 4 क्वांटम नंबर हो गए, क्लियर है, हो जाएगा बेटा। ये पॉलिश रूल लिखा है हमने, एक पॉलिश एक्सक्लूजन। एक लास्ट उसका एक और लिख लो, एक और डेफिनेशन है, इसे लिख लो, सेकंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिश रूल। सेकंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिश रूल, सेकंड डेफिनेशन एक और दे रखी है पॉलिश रूल की। सेकंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिश रूल मींस आपको स्टेटमेंट देगा भी क्या ऐसे भी था पॉलिश रूल, क्या कह रहा है वो पॉलिश रूल का सेकंड डेफिनेशन, तुम एक्सप्लेन करना भी ऐसा सही है या नहीं। ये कहता है इन एन एटम there are in an atom no two electrons can have
same set of all 4 quantum numbers। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एनी 2, उनके चारों क्वांटम नंबर क्या नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि अगर एक 4s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, 2 में से सारा कुछ सेम हो सकता है लेकिन एक तो अलग होएगा ही, स्पिन। कहानी वही है कि उसने कहा था कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी स्पिन मस्ट बी डिफरेंट, और आज हमें पता चल गया अभी स्पिन डिफरेंट का मतलब अगर s से एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का क्या होगा, माइनस हाफ। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, n, l और m, लेकिन s मस्ट बी डिफरेंट। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, एनी 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी सेम एटम में, उनके सेम चारों क्वांटम नंबर नहीं होंगे। n, l, m और s में से एटलीस्ट एक अलग होगा ही होगा। क्या होगा वो, s अलग होगा। जैसे 4s के लिए n क्या है 4, l क्या है 0, m क्या है 0, लेकिन s आप किसका पूछोगे, आप कहोगे भी पहला जो इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज वाला, तो हम कहेंगे प्लस हाफ है। अगर दूसरे की बात करोगे तो s क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो ये आपको ऐसे मल्टीपल मिक्स स्टेटमेंट मिल जाता है। क्या ऐसा भी सही है पोलिस के अकॉर्डिंगली, ये कहता है भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जिनके चारों क्वांटम नंबर क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि एक तो अलग होगा ही होगा, एक s प्लस हाफ होगा, एक क्या होगा, माइनस हाफ। ठीक है, तो इससे हमारे चारों क्वांटम नंबर को कर लोगे बेटा। तो आज हम 4 भी लिख सकते हैं किसी के भी। क्लियर है, चलो इतना पढ़ाओ फिर। ठीक है, इतना पढ़ाओ, बाकी हम कल कर लेते हैं। जीआरबी के 20 क्वेश्चन हो गए, 42 तक है। हैंड रेज करो अगर किसी ने किए हैं तो सारे। कितने हैं सुगम, 42 तक है ना। तो कल 42 तक डाउट ले लें, और क्वांटम नंबर वाले टॉपिक याद करके करना एक बार स्टार्ट कर लो। अभी टॉपिक और पड़ा है ना, कल ले आओ बुक, कल हम 42 तक कर लो। आज के बाहर निकलने की देर होगी। क्या